हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम बात करने वाले हैं कि ड्रीम इलेवन पर स्मॉल लीग कैसे जीतें। इसके बारे बात करने से पहले हम कुछ चीज़ों पर अपन बात करेंगे कि हम क्या गलतियां करते हैं या फिर हम कैसे रिसर्च करते हैं, है ना। जो भी चीज़ें हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें तो हम करते क्या हैं। पहले तो हम टीम बनाने से पहले हम खुद ही मिस्टेक्स करते हैं। कुछ मिस्टेक्स कैसे करते हैं कि लाइनअप देखी और मन हुआ और लगा दिया, है ना। बस लाइनअप देख के कभी कभी ऐसा हम करते हैं कि अगर अकाउंट में पैसे हैं तो लाइनअप देखी और हमने बस जल्दी से फटाक से किसी की टीम देखी, या फिर हमने खुद ही लाइनअप देखी और टीम एडिट की और लगा दी। और बाद में रिजल्ट हो सकता है आपका लक अच्छा हो तो आप जीत भी सकते हो, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा नहीं होता है। क्योंकि जब तक आपको किसी टीम के बारे में पता पता नहीं होगा तब आप अच्छी टीम बना नहीं सकते। आपके 11 प्लेयर तो खेल रहे होंगे, लेकिन हो सकता है कोई प्लेयर 2 या 3 प्लेयर आपको पॉइंट ही ना दें, ना। तो ये सारी मिस्टेक्स हम करते हैं स्मॉल लीग जब बनाते हैं, और इससे हमारा मनी का भी लॉस होता है। या फिर मिस्टेक्स में बात करें तो किसी प्लेयर के बारे में नॉलेज नहीं है और उसको ले लेना, ये भी एक हमारी क्या होती है, मिस्टेक्स। दूसरी चीज़ की बात करें तो इसमें है अल्टीमेट रिस्क। कभी कभी हम क्या करते हैं, जब हम टीम बनाते हैं तो हम किसी ऐसे प्लेयर पर रिस्क ले लेते हैं जो अच्छा प्लेयर हो, है ना। मतलब खुद ही सोच लेते हैं कि नहीं ये आज नहीं चलेगा और हम उस पर रिस्क ले लेते हैं। या तो हम उसको छोड़ देते हैं या फिर हम उस प्लेयर को ले लेते हैं जो फॉर्म में ही नहीं है, ये सोच के ले लेते हैं आज तो ये चलेगा। तो ये क्या होता है, फैंटेसी में ये सब नहीं चलता। क्यों नहीं चलता? क्योंकि हमें प्लेयर की फॉर्म देखनी पड़ती है कि वो फॉर्म में है या नहीं। कितना भी बड़ा प्लेयर हो, अगर वो फॉर्म में नहीं है तो वो अच्छा उस मैच में नहीं कर सकता। लेकिन फॉर्म कभी न कभी आती है, ये बात भी पक्की है। लेकिन अगर कोई बैट्समैन फॉर्म में नहीं है तो उसको हम कम से कम अल्टीमेट रिस्क लेके उसको लेना, और लें तो कम से कम उसको कैप्टन या वाइस कैप्टन ना बनाए। ये होते हैं क्या, अल्टीमेट रिस्क। जैसे आप सोच रहे हो कि रोहित शर्मा को छोड़ दो या फिर विराट कोहली को छोड़ दो, या फिर मतलब कोई भी बड़े प्लेयर को छोड़ दो ताकि हमारी टीम अच्छी बन सके। ये एक तरीके के रिस्क होते हैं जो कि स्मॉल लीग में लेना ज़रूरी नहीं होता। क्योंकि स्मॉल लीग में सिर्फ हम 2 या 3 या 10 मेंबर होते हैं, है ना। तो उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता हम किसी बड़े प्लेयर को छोड़ दें, क्योंकि वो ज़्यादातर सभी टीम में होता है तो हमारे पॉइंट्स क्या कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो कभी भी हमें बड़े प्लेयर जो कि खासतौर पे टॉप 3 में आता हो उसको कभी नहीं छोड़ना है, अगर वो फॉर्म में है तो। अगर फॉर्म में नहीं है तो हम उसको स्मॉल लीग में भी ड्रॉप करने का थोड़ा सा बहुत रिस्क ले सकते हैं, लेकिन उसको अल्टीमेट रिस्क नहीं लेना है। अगर हम थर्ड चीज़ की बात करें तो हमें उस टीम के स्मॉल लीग बनाने से पहले इस टीम के फुल स्क्वाड के बारे में पता होना चाहिए, दोनों स्क्वाड के बारे में, दोनों टीमों के स्क्वाड्स के बारे में। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम मतलब रिसर्च तो कर लेते हैं सब कुछ, है ना। लेकिन एंड टाइम पे क्या होता है, एक नया प्लेयर आपको दिख जाएगा और उस टाइम पे टाइम नहीं होता है कि उसके बारे में हम कुछ चीज़ें निकालें। हो सकता है वो अच्छा प्लेयर हो और हम उसको मिस कर दें, हो सकता है वो ख़राब प्लेयर हो और हम ले लें, इसलिए ताकि डिफरेंशियल पे कभी कभी ये चीज़ें भी हमारा लॉस कराती हैं। तो इसलिए हमें उस टीम के स्क्वाड में कौन ओपनिंग करता है, कौन मिडिल ऑर्डर में आता है, कौन डेथ बॉलिंग करता है, ये सब पहले से पता होना चाहिए। या फिर वो प्लेयर के बारे में नॉलेज होना चाहिए जो डोमेस्टिक में अच्छा करके आ रहे हों और वो उनको स्क्वाड में जगह मिली हो, उन पर भी नज़र रखनी चाहिए। क्योंकि स्क्वाड में तभी जगह मिलती है जब वो कुछ अच्छा करके आए। इसका मतलब ये है कि वो फॉर्म में है प्लेयर, और जैसे उनको मौका मिलता है तो हर कोई अपना मौका को भुनाना चाहता है। तो इसलिए स्क्वाड की पूरी जानकारी हमें होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग टीम एंड वीक टीम।
अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि स्ट्रॉन्ग टीम कौन सी है और वीक टीम कौन सी है, क्योंकि अगर हमें ये पता होगा कि स्ट्रॉन्ग टीम कौन सी है तो हम उस टीम का को बिन प्रेडिक्ट करना आसान होता है और हम उसके मुताबिक टीम बना सकते हैं। क्योंकि अगर हमें पता होगा कि कौन सी टीम विन करने के ज़्यादा चांस है तो हम उसके हिसाब से अपनी टीम को क्रिएट कर सकते हैं। और जैसे कि इंडिया और आयरलैंड हो गया, जिम्बाब्वे और पाकिस्तान हो गया। अभी कुछ ही दिनों पहले जिम्बाब्वे और पाकिस्तान की बीच सीरीज़ हुई थी। उसमें सबको पता था कि पाकिस्तान स्ट्रॉन्ग टीम है और जिम्बाब्वे वीक टीम है, इसलिए सभी उसी पाकिस्तान के फेवर में टीम बना रहे थे और विन कर रहे थे। नेक्स्ट पॉइंट आता है स्ट्रॉन्ग वर्सेस स्ट्रॉन्ग टीम। ये भी बहुत ज़रूरी होता है हमें जानना कि कौन सी टीम स्ट्रॉन्ग है और कौन सी टीम वीक। क्योंकि होता क्या है कि जब स्ट्रॉन्ग और वीक टीम मिलती हैं आपस में तो हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कौन सी टीम जीतेगी। लेकिन जब स्ट्रॉन्ग वर्सेस स्ट्रॉन्ग टीम आपस में खेलती हैं तो हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कौन सी टीम जीतेगी। और जब हम यही प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि कौन सी टीम जीत सकती है तो उसमें हम टीम बनाने में गलती कर देते हैं, क्योंकि कभी कभी उसमें हमें रिस्क लेना ही पड़ता है। क्योंकि जब स्ट्रॉन्ग टीम है तो जाहिर सी बात है उसमें बड़े बड़े प्लेयर होंगे जो अच्छा करते हैं टीमों में जैसे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड, ऐसी जो टीमें होती हैं वो दोनों स्ट्रॉन्ग होती हैं और कोई भी विनर प्रेडिक्ट नहीं कर सकता मैच के बाद तक। मतलब जब तक मैच ख़त्म ना हो जाए तब तक कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। तो ऐसे मैचेस क्या होते हैं, रिस्की होते हैं। क्योंकि दोनों टीमों में 22 प्लेयर में से 16-17 ऐसे प्लेयर होते हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं और हमें सिर्फ 11 प्लेयर चुनने पड़ते हैं। तो ये मैचेस क्या होते हैं, रिस्की होते हैं। लेकिन अगर हम अच्छे से रिसर्च करें और उनके जो प्लेयर बैटल होता है उनके बारे में अगर नॉलेज रखते हैं तो इसमें भी टीम हम बना सकते हैं। लेकिन ऐसे मैचेस को इग्नोर करना ही बेहतर होता है। नेक्स्ट पॉइंट है बेस्ट बॉलर इन द टीम। हमें ये पता होना चाहिए कि जिस टीम को हम फेवरेट मान रहे हैं या फिर जो टीम वीक है उस टीम में बॉलर कौन है अच्छा बॉलर। जैसे टीम इंडिया में जसप्रीत बुमराह है, ऑस्ट्रेलिया में मिचेल स्टार्क है, इंग्लैंड में जोफ्रा आर्चर है। तो ऐसे बॉलर के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये ऐसे बॉलर होते हैं जो कभी भी 5 विकेट एक मैच में ले जा सकते हैं। और हमें ये भी पता होना चाहिए कि उस टीम का बिग बॉलर कौन है। अगर हमें पता हो कि किस टीम में कौन सा बेस्ट बॉलर है जो कि कभी भी विकेट ले जा सकता है तो हम उस टीम के जो अपोजिट वाली टीम होती है उसके जो कमज़ोर बैट्समैन होते हैं, मतलब या फिर जो न्यू बैट्समैन होते हैं या फिर जो स्विंग नहीं खेल पाते हैं, ऐसे बैट्समैन को हम क्या कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। क्योंकि ये वो जो बॉलर होते हैं वो कभी भी इनका विकेट ले जा सकते हैं। हो सकता है कभी कभी क्या होता है कि कोई बॉलर अच्छी बॉलिंग करता है लेकिन उसको विकेट नहीं मिल पाते, लेकिन उनकी इकॉनमी बहुत अच्छी होती है। ये इसमें फैंटेसी में लक भी काम करता है, क्योंकि हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं लेकिन कभी कभी लक नहीं होता तो वो जो ख़राब बैट्समैन है वो भी रन बना देता है। अब अगर हम आगे बात करें तो इसमें है नेक्स्ट पॉइंट बेस्ट बैट्समैन इन द टीम। अब हमें बेस्ट बॉलर के बाद हमें ये भी पता होना चाहिए कौन उस टीम में बेस्ट बैट्समैन कौन है। क्योंकि क्योंकि जब हम कैप्टन की बारी मतलब बनाने की जो बारी आती है तब हम अ, उस बेस्ट प्लेयर को ही ढूंढते हैं जो अच्छा बैट्समैन हो, जो टॉप ऑर्डर में आता हो, जो टॉप 3 या 4 में आता हो, हम उस बैट्समैन को ढूंढते हैं। और अगर टॉप 4 में कोई ऐसा बैट्समैन आ रहा है जो कंटिन्यू रन बनाता है, जैसे हमारी टीम इंडिया में विराट कोहली, रोहित शर्मा और केएल राहुल, ये ऐसे बैट्समैन हैं जो कंटिन्यूअसली रन बनाते। कभी कभी होता है कि वो कम स्कोर करें लेकिन कुछ ना कुछ हमें पॉइंट दे ही देते हैं। दूसरी टीमों में हो गए तो उनका हमें पता होना चाहिए कि बेस्ट बैट्समैन कौन है, उसको हम लें और हो सके तो उसको हम कैप्टन भी बनाएं। नेक्स्ट पॉइंट है ग्राउंड और स्टेडियम। हमें पता होना चाहिए कि मैच कौन से स्टेडियम या ग्राउंड में हो रहा है।
कैसे कैसा स्टेडियम है, बड़ा स्टेडियम है, छोटा स्टेडियम है। जैसे ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया में बात करें तो वहाँ पे बहुत बड़े बड़े ग्राउंड हैं। मेलबर्न सबसे बड़ा ग्राउंड हो गया सिडनी हो गया, है ना। तो ये सब क्या है, बड़े ग्राउंड हैं जिसमें कि बॉलर डोमिनेट करते हैं। बैट्समैन के लिए अच्छी पिच होती है, लेकिन बॉलर बॉलर इसलिए भी डोमिनेट करते हैं क्योंकि ऐसे ग्राउंडों में डेथ ओवरों में बहुत विकेट गिरते हैं, क्योंकि मिडिल ऑर्डर में रन कम बनते हैं, क्योंकि बड़े ग्राउंड होने की वजह से मिडिल ऑर्डर में कम रन बनते हैं। तो बैट्समैन लास्ट के ओवरों में रन बनाने की कोशिश करता है, तब विकेट ज़्यादा गिरते हैं ऐसे बड़े बड़े ग्राउंडों में। और वहीं अगर हम छोटे ग्राउंडों की बात करें, जैसे बेंगलोर का ग्राउंड हो गया चिन्ना स्वामी स्टेडियम, चेन्नई का ग्राउंड हो गया, ये सब छोटे छोटे जो ग्राउंड हैं यहाँ पे बैट्समैन डोमिनेट करते हैं। क्योंकि अगर यहाँ पे पिच ख़राब भी होगी तब भी यहाँ में सिर्फ सिक्स जाता है। तो हमें पता होना चाहिए कि कौन सा ग्राउंड छोटा या बड़ा है। दूसरी चीज़, जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है होम और अवे। हमें ये डेफिनेटली पता होना चाहिए कि कौन सी टीम किस टीम का होम है और कौन सी टीम का अवे है। क्योंकि जो टीम होती है वो होम में बहुत अच्छा खेलती है, उसके ज़्यादा चांसेस होते हैं जीतने के। और जो अवे टीम होती है उसके थोड़े कम चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि जो होम टीम है वो उन्हीं उन्हीं के घर की टीम है, मतलब घर का होम है ग्राउंड। और क्योंकि वो उसे मैं हमेशा मतलब बचपन से ही खेलते आते हैं वहाँ के स्टेडियमों में, तो उनको ज़्यादा वहाँ की नॉलेज होती है और वहाँ के आदी होते हैं, उन पिचेस के आदी होते हैं। फास्ट बॉलिंग को मदद करती है तो वो वैसे मतलब उनको पता होता है कि यहाँ पे क्या बाउंस मिलेगा, स्पिन मिलेगी, क्या होगा, तो उनको सब पता होता है। इसलिए हमेशा जो होम टीम होती है उसको फेवर करना चाहिए। जैसे अभी ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का टूर होने वाला है, तो ऑस्ट्रेलिया का होम होम है और इंडिया का अवे, तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया थोड़ी सी फेवरेट हो जाती है इंडिया के मुकाबले। इंडिया बेटर टीम है, लेकिन जब ऑस्ट्रेलिया अपने घर पे खेलती है तो बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, पिच। अब हमें अगर हम टीम बनाते तो हमें पता होना चाहिए कि पिच कैसा बिहेव करेगी। सब कुछ पूरा क्रिकेट पिच पे डिपेंड करता है कि वो बैट्समैन को फेवर करता है, फास्ट बॉलर को फेवर करता है, या फिर स्पिन बॉलर को फेवरेट करता है। तो ये सब हमें पता होना चाहिए। अगर बैट्समैन को फेवर कर रहा है तो हम एक बैट्समैन एक्स्ट्रा ले जा सकते हैं। अगर फास्ट बॉलर को कर रहा है तो हम एक फास्ट बॉलर एक्स्ट्रा ले जा सकते हैं, क्योंकि जब फास्ट बॉलर को पिच हेल्प करेगी तो कोई भी फास्ट बॉलर 4 या 5 विकेट ले जा सकता है। और अगर वो बॉलर नहीं होगा हमारी टीम में तो हमें सीधा सीधा लॉस हो सकता है। ऐसे ही स्पिन बॉलर का होता है। स्पिन बॉलर कभी भी 5 या 6 विकेट ले जा सकता है अगर उसको स्पिन ट्रैक मिला, खास तौर पे अगर सामने वाली टीम में कमज़ोर बैट्समैन है तो हमें पिच का पता होना चाहिए। टीम बनाने से पहले हमको डिसाइड करना होगा कि कौन सी टीम विन करेगी, क्योंकि जब हम किसी भी टीम को जब हम विनर पहले से प्रेडिक्ट कर लेंगे, जो कि हो सकती है, तो उसके फेवर में हमें टीम बनानी चाहिए। जैसे छः 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 खिलाड़ी स्ट्रॉन्ग टीम के और 5 खिलाड़ी वीक टीम के हम ले सकते हैं, या फिर 7 और 4 का भी कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारी टीम अच्छी बन जाती है, क्योंकि जो टीम जीतेगी उसके प्लेयर अच्छा परफॉर्म करेंगे और जो टीम हारेगी उसके प्लेयर कम परफॉर्म करेंगे। तो इसलिए हमें अच्छी टीम के ज़्यादा प्लेयर लेने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है ओपनिंग बैट्समैन वर्सेस ओपनिंग बॉलर। हमें दोनों के बारे में अच्छा नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि अगर हमें पता है कि अगर ओपनिंग में अच्छे बैट्समैन हैं, जैसे रोहित शर्मा, शिखर धवन, ये अच्छे बैट्समैन हैं, अगर ये ओपनिंग कर रहे हैं और कोई बॉलर है जो मतलब ऐसा है कि बस मतलब 1-2 ओवर की स्विंग होने के बाद बॉलर की स्विंग ख़त्म हो जाएगी, तो हमें दोनों ओपनर को ले लेना चाहिए। क्योंकि
अगर जब वो ओपनिंग बॉलर उनको आउट नहीं करेगा, इसका मतलब है कि वो लंबी पारी खेलेंगे। हो सकता है वो दोनों 100 मार दें, ऐसा भी होता है। तो हमें ओपनिंग बॉलर के बारे में पता होना चाहिए। या फिर अगर कोई अच्छा ओपनिंग बॉलर है जो कि विकेट ले ही लेगा, तो हमें ऐसे बैट्समैन को ड्रॉप कर देना है जो या तो फॉर्म में ना हो या फिर वो टेक्निकल स्ट्रॉन्ग ना हो। तो ऐसे प्लेयर को हम छोड़ सकते हैं और इस पर हम रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि अगर कोई अच्छा बॉलर है तो वो किसी ना किसी एक ओपनर को विकेट ले लेगा, और जिससे कि आपको नुकसान हो सकता है अगर आप 2 ओपनर बैट्समैन ले जाते हैं। वैसे ही बेस्ट ऑलराउंडर के बारे में हमें पता होना चाहिए। अगर टीम में 1 या 2 ऑलराउंडर होते हैं, तो हमें अच्छे वाले ऑलराउंडर जो होते हैं, बेस्ट ऑलराउंडर, उनके बारे में पता होना चाहिए। वो कितने ओवर करते हैं और कब वो बैटिंग करने आते हैं, कौन मतलब कितने रन बना सकता है। तो अगर हमें ऑलराउंडर के बारे में अच्छे से पता होगा तो हो सकता हम उसको कैप्टन वाइस कैप्टन करने में भी हेल्प हो सकती है हमारी। नेक्स्ट पॉइंट है डेथ बॉलर। और हमें सबसे ज़रूरी पता होना चाहिए कि डेथ बॉलिंग कौन करेगा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। हमेशा 2 बॉलर ऐसे होते हैं जो डेथ बॉलिंग करते हैं, और अगर कोई टीम फर्स्ट बैटिंग कर रही है तो अपोजिट टीम के हमेशा दोनों डेथ बॉलर ले लेनी चाहिए। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी एक ही बॉलर ही 4-5 विकेट डेथ में ले जाता है। जैसे अभी रिसेंटली हुआ था, कागिसो रबाडा लास्ट के जो डेथ ओवर में उनमें 3-4 विकेट साथ में ले जाता था। तो ऐसे में हमें दोनों क्या है बॉलर ले लेनी चाहिए डेथ बॉलर की बॉलिंग के। नेक्स्ट है हिटर। अब स्क्वाड में और टीम में ये पता होना चाहिए कौन सा बैट्समैन हिटिंग कर लेता है अच्छे से। जैसे हार्दिक पांड्या हो गया, पोलार्ड हो गया, बेन स्टोक्स हो गया। ये जो ऑलराउंडर हैं वो नीचे नीचे आते हैं और 20 गेंदों में ही 50 रन मार देते हैं। तो ऐसे ऑलराउंडर के बारे में हमें पता होना चाहिए, या फिर हिटर के बारे में पता होना चाहिए जो इतनी जल्दी रन बना दे, तो वो हम उनको टीम में रिस्क लेके रख सकते हैं और हमें अच्छा खासा विन करा सकते हैं। टेक्निकल प्लेयर और स्ट्राइकर प्लेयर, इनके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। क्योंकि जो टेक्निकल प्लेयर होते हैं वो बॉल को रोक कर खेलते हैं और एंड तक खेलने का कोशिश करते हैं। और जो स्ट्राइकर प्लेयर होते हैं वो शुरू से ही आके मारने लगते हैं बॉल को। तो क्या होता है कि जब हम टेक्निकल प्लेयर को चूज़ करते हैं तो उसके ज़्यादा चांसेस होते हैं ज़्यादा रन बनाने के, और जो स्ट्राइक प्लेयर होता है वो किसी भी बॉल पर आउट हो सकता है। तो हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा हमें 1 या 2 प्लेयर टेक्निकल प्लेयर चूज़ करने चाहिए अपनी टीम में, ताकि वो हमें अच्छे पॉइंट दे सकें। नेक्स्ट पॉइंट है मस्ट पिक प्लेयर। फैंटेसी में ये ज़रूरी होता है कि जो मस्ट पिक प्लेयर हैं उनको कभी इग्नोर ना करो और ना ही उनको छोड़ो, या चाहे वो फॉर्म में हो या ना हो। क्योंकि ये ऐसे प्लेयर होते हैं जो कभी भी फॉर्म में आ सकते हैं, और जिस दिन आपने नहीं लिया उस दिन ही 100 मारेंगे। ऐसा होता है बहुत बार, क्योंकि उस प्लेयर को सारी जनता लेती है, तो हम उसको छोड़ने का रिस्क क्यों लें। अगर वो प्लेयर नहीं भी चला तो हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि वो सभी के टीम में होता है। तो इससे हमारा रिस्क क्या होता है, कम हो जाता है। अगर हम इस प्लेयर को ऐसे छोड़ देंगे और हो सकता है उस दिन वो चल जाए, तो आप क्या है सारी लीग जितने भी लीग ज्वाइन की हैं वो सारी लीगों में लॉस कर जाओगे। तो ऐसे में जो मस्ट पिक प्लेयर होते हैं उनको हमें लेना ही है। जैसे विराट कोहली, रोहित शर्मा कभी कभी नहीं चलते, लेकिन हमें उनको लेना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है फैंटेसी वैल्यू प्लेयर। ये बहुत ज़रूरी है कि हमें पता होना चाहिए कि कौन सा प्लेयर है जो फैंटेसी वैल्यू रखता है। मतलब ये ऐसे प्लेयर होते हैं जो पॉइंट दे जाते हैं कैसे भी करके आपको। तो ऐसे प्लेयर को देखना है। जैसे रविंद्र जडेजा हो गया, वो
आप उसको इग्नोर करते हैं, लेकिन वो पॉइंट दे जाता है कैसे न कैसे करके। वो ऐसी जगह फील्डिंग करता है जहाँ पे कैचेस आते हैं, रन आउट करता है, चार चार T20 में 4 ओवर भी कर लेता है, और बैटिंग आने पर बहुत अच्छी हिटिंग भी कर लेता है। तो ऐसे जो प्लेयर होते हैं वो फैंटेसी वैल्यू प्लेयर होते हैं, जिन पर लोगों की नज़र नहीं जाती, और इनको पिक करके आप अच्छा खासा विन कर सकते हो। और नेक्स्ट है पंट प्लेयर। जो पंट प्लेयर होता है स्मॉल लीग में हमेशा 1 या 2 प्लेयर होने ज़रूरी होते हैं, क्योंकि अगर एक या 2 प्लेयर नहीं होंगे तो हमारी टीम सेम हो जाएगी, इससे हम लॉस कर सकते हैं। क्योंकि जो सामने वाला जो हमारा ओपोनेंट है वो कुछ ना कुछ ऐसे प्लेयर को ज़रूर लाएगा जो उसको लग रहा है कि ये आज अच्छा करेगा। तो हमें भी पंट पे प्लेयर लेके जाना चाहिए। अगर हम पंट पिक की बात करें, जैसे कोई अच्छा बैट्समैन है और वो 2 या 3 मैचों से उसने रन नहीं बनाए, या फिर 10-10 20-20 रन बना रहा है, तो उसको हमें लेके थोड़ा सा रिस्क ले लेना चाहिए। क्योंकि वो 1-2-3 मतलब मैचों से नहीं चला, हो सकता है वो आज चल जाए, या हो सकता है आज भी ना चले, लेकिन एक रिस्क लेना तो बनता है, क्योंकि अगर वो चल गया तो एक साथ आपको सारे लीग जिता देगा। तो ये सभी थे स्मॉल लीग की टिप्स। अगर आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कर देना, और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना चैनल को। चैनल का नाम, टेलीग्राम चैनल का नाम है ब्रांड ऑफ फैंटेसी वर्ल्ड। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अच्छी विनिंग करनी है तो साथ में जुड़े रहना। अगर कैप्टन वाइस कैप्टन की वीडियो चाहिए कि हम कैसे पिक करें, तो उसको भी कमेंट में बता देना, और ग्रैंड लीग की वीडियो भी। थैंक यू, धन्यवाद।